बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का 8वां लेक्चर है और आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूँ कह लें कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं आगे आने वाले पूरे कोर्स के लिए। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपस में बहुत बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आपने इसको सही तरीके से समझना है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इसमें आज हम ये 3 बेसिक जो चीज़ें हैं या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। और उनमें क्या है, तो पहला इज़ वेरिएबल कि वेरिएबल क्या होता है, फिर हम देखेंगे, हम लर्न करेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं और इसी तरह आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ये आपस में ये तीनों आइटम्स जो हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ये बात जहन में रहे कि इन तीनों चीज़ों का क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ क्लियर नहीं है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा, एक तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना है और अगर समझ ना आ सके तो आप वीडियो को रिवाइंड करके लाजमी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स एंड मेमोरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है ये सबसे पहले हमें चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और वेरिएबल इज़ बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जो स्टोरेज लोकेशन होती है उसको, इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि क्या वेरिएबल असल में क्या है। वेरिएबल इज़ एक्चुअली अ स्टोरेज लोकेशन। ये क्या है, ये एक स्टोरेज लोकेशन है। ये स्टोरेज लोकेशन कहाँ होती है, मेमोरी में। ठीक है जी। तो असल में हम वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं या हमें क्या किस पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं, हम असल में कुछ स्टोरेज लोकेशन हमें चाहिए होती है मेमोरी में। ये कौन सी मेमोरी है जिसमें ये लोकेशन अवेलेबल होती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डैट इज़ एक्चुअली रैम। तो आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर्स के हार्डवेयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से रैम एक कंपोनेंट है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम जो स्टोरेज आपने कंप्यूटर में अक्सर देखी होगी। तो उस रैम के अंदर हमें जगह चाहिए होती है, हमें स्टोरेज चाहिए होती है। वो स्टोरेज होती है वो असल में हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है जी। जो जगह जो लोकेशन हमें चाहिए होती है रैम के अंदर, उस जगह को हम वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, ये जगह हमें चाहिए क्यों होती है, पहले तो ये क्लियर हो, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मेमोरी में जिस तरह हम जगह ख़रीदते हैं तो वो जगह हमारी होती है और फिर हम कहते हैं ये मेरी जगह है। इसी तरह जब हम रैम के अंदर जगह एक्वायर करते हैं, हम जगह लेते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो हम उस जगह को वेरिएबल कहते हैं। ठीक हो गया। तो हम ये जगह हमें चाहिए क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी हमें पता, इसका आंसर पता होना चाहिए। तो वी नीड these storage locations to store our data। वो जगह हमें क्यों चाहिए, हमें वो जगह इसलिए चाहिए क्योंकि हम उसमें अपना डाटा स्टोर कराना चाहते हैं।
तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखें कोई भी प्रोग्राम है ना, जब हम बनाने जा रहे हैं, हमने इससे पहले जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि हम जब भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं, तो हम फिर उनको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारे पास जो इनपुट्स आती हैं वो हमने कहीं स्टोर करनी होती हैं, वो हम पहले कहीं स्टोर करते हैं और फिर हम उस पर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे हमारे रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। तो वो जो डेटा है जो हमें रिक्वायर है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हम किसी जगह पर स्टोर करेंगे, किसी मेमोरी पर, किसी स्टोरेज लोकेशन पे स्टोर करेंगे। ठीक है, वो स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। ये बात क्लियर होगी? दो चीज़ें, हमें वेरिएबल चाहिए, क्यों? बिकॉज वी नीड टू स्टोर डेटा, और जो वेरिएबल हम लेते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वो असल में एक जगह का छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा पीस ऑफ मेमोरी है जो हमारे लिए कोई एलोकेट कर देता है। तो मैं एक छोटा सा उसका एक रफ सा स्केच बनाता हूँ और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो एक्चुअली हमारे पास किस तरह की हमारे ब्रेन में या हमारे माइंड के अंदर कैसी एक शेप सी बननी चाहिए एज ए प्रोग्रामर। ठीक है, मैं एक बड़ी रफ सी एग्जांपल बनाऊंगा, या एक रफ सी शेप बनाऊंगा, बस वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम वेरिएबल को देखते कैसे हैं। हम हमारे ब्रेन में फॉर एग्जांपल देखें ना, जब हम एप्पल बोलते हैं तो हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर उसकी एक काइंड ऑफ शेप बनती है। इसी तरह जब हम वेरिएबल कहेंगे तो हमारे दिमाग में एज ए प्रोग्रामर क्या शेप बनेगी, हम वो फिलहाल डिस्कस करेंगे, और शेप बहुत सादा सी होगी, हम इसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करेंगे ताकि समझना आसान हो। तो लेट्स से मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहता हूँ। उनमें से एक वेरिएबल का नाम है, देखें नाम भी होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी कहा है ना कि नाम मैं रख रहा हूँ, ये जितनी भी रैम के अंदर लोकेशंस हम ले रहे हैं तो हमने उसमें डेटा स्टोर करना है, तो अब हमें तो नहीं पता कि वो लोकेशन कहाँ है, तो हम उस लोकेशन का नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम इस्लामाबाद का एक जो सिटी है, इस सिटी का नाम रख दिया। इसी तरह हमने अब्बासीन यूनिवर्सिटी ये एक नाम रख दिया। इसी तरह जो लोकेशंस हैं, जिस तरह हमारा अपना एक नाम है, इसी तरह जो कंप्यूटर में स्टोरेज लोकेशन है, तो प्रोग्राम एज ए प्रोग्रामर हम उसका कोई ना कोई नाम रख देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम रखा नंबर, तो ये एक कोई मेमोरी लोकेशन होगी, उस मेमोरी लोकेशन का नाम है नंबर। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ एज का, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लेट्स से जीपीए का। ये जीपीए आपको पता ही है कि ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है, ये जो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं उनको आइडिया है इसका। इसी तरह लेट्स से मैंने ये 4 वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है जी, अब देखिएगा कि मैं इन 4 वेरिएबल्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा कि मुझे ये क्लियर हो जाए कि यस दिस इज अ वेरिएबल और ये उसकी शेप बनती है। तो मैं क्या करता हूँ, हम नॉर्मली इस तरह रेक्टेंगुलर शेप्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट आवर वेरिएबल्स। अच्छा, मेरे पास 4 वेरिएबल्स के नेम मैंने रखे थे या चूज किए थे, ज़्यादा भी रख सकते हैं कम भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने 4 रेक्टेंगुलर शेप्स ले ली। अच्छा, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये हमारी अपनी, जो हम आम प्रोग्रामर्स होते हैं, ये हमारी अपनी एक इजाद करदा एक टर्मिनोलॉजी है कि हम किसी भी वेरिएबल को इस शेप की फॉर्म में देखते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर ये इस फॉर्म में बनता है। तो देखें जी, सबसे पहले लेट्स से हम कहते हैं ये जो ऊपर वाला ये जो बॉक्स है इसका नाम है नंबर। ये जो बॉक्स है इसका नाम है नंबर। ये जो दूसरा बॉक्स है इसका नाम है एज। इसका नाम हम रख देते हैं जीपीए, और ये एक नेम का वेरिएबल है। तो अब ये देखें, ये हमने कुछ बॉक्सेस लिए, ये बॉक्सेस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बॉक्सेस हमारे स्टोरेज लोकेशंस को
मेंशन कर रहे हैं, कि ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अच्छा दीज आर स्टोरेज लोकेशंस इन रैम, और ये कहाँ, ये स्टोरेज लोकेशंस कहाँ है, रैम के अंदर, और इन स्टोरेज लोकेशंस के हमने कुछ नाम रख दिए। क्लियर कि स्टोरेज असल में क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ पीस ऑफ मेमोरी जो रैम के अंदर एग्जिस्ट करती है, और उस मेमोरी का, उस लोकेशन का, उस स्टोरेज का हमने कोई एक नाम रख दी। ठीक हो गया जी, ये नाम रखना, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये हमें क्लियर हो गया कि एक वेरिएबल क्या होता है और उसका मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक हो गया जी। तो अब हम अगला पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं, वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ये अब दो चीजें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, वेरिएबल क्या होता है। अभी जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं ये क्या है, दिस इज रिलेटेड टू वेरिएबल, कि इसमें दो टर्मिनोलॉजीज आपको नजर आएंगी। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, डिक्लेरेशन, दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, इनिशियलाइजेशन। तो अब हम इनको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो पहले तो एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, और वो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके साथ स्टार लगा रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि एवरी वेरिएबल has a name, a type, a size, and a value। कोई भी जो वेरिएबल हम बनाते हैं, हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब भी वेरिएबल बनाते हैं, तो ये चार चीजें उसके अंदर होती हैं, या चार चीजें उसके पास होती हैं, उस किसी भी वेरिएबल से बिलोंग करती हैं। वो कौन सी हैं, एक उसका नाम होता है। ठीक है जी, हमने पीछे भी डिस्कस किया कि हर जो वेरिएबल है, जो स्टोरेज लोकेशन है या जो मेमोरी है, उसका नाम होता है। फिर उसकी टाइप होती है। ठीक हो गया जी, उसकी टाइप क्या होगी। अच्छा, ये जो टाइप है, इसको हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन अभी आप इसको ये देख लें, या इसको इस सेंस में देख लें कि जो टाइप होती है ये इस चीज़ से बिलोंग करती है कि हम किस तरह का डेटा अपने वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी तरह के डेटा होते हैं वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल जस्ट आपने इसको बड़ा ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ, और बस एक छोटा सा पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि किस तरह का डेटा, किस टाइप का, किस नस्ल का डेटा हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एक नाम हो गया, हमेशा वेरिएबल का नाम होता है, हमेशा उसकी कोई ना कोई टाइप होगी कि इस वेरिएबल के अंदर, इस मेमोरी लोकेशन में कौन सा डेटा स्टोर होगा, वो किस टाइप का डेटा होगा, किस तरह का डेटा होगा जो स्टोर होगा, और उस लोकेशन का कोई ना कोई साइज भी होगा। देखें, जगह, जैसे हम जगह खरीदते हैं तो हम कहते हैं जी मुझे इतने कनाल जगह चाहिए, मुझे 1 कनाल चाहिए, 2 कनाल चाहिए, मुझे 10 मरले चाहिए। इसी तरह जब हम कंप्यूटर्स में लोकेशन, मेमोरी लोकेशन हमें चाहिए होते हैं, कोई स्टोरेज चाहिए, तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमें इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए, या हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए इतनी जगह चाहिए। तो ये जगह भी हमें बतानी होती है। और जब हम वो सारा कुछ ले लेते हैं, हमारे पास जगह भी आ जाती है, हमने वेरिएबल का नाम भी रख लेते हैं, हम उसकी टाइप का भी जिक्र कर देते हैं, तो फिर हमें उसके अंदर कोई ना कोई डेटा, कोई वैल्यू रखनी होती है। तो ये चार चीज़ें किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। हमें इन चारों चीज़ों का बखूबी पता होना चाहिए। तो आज का पूरा लेक्चर असल में इसी सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब हम ज़रा पहली चीज़, जो पहला पॉइंट है
उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज डिक्लेरेशन। कि फिर हमें ये पता होना चाहिए कि डिक्लेरेशन क्या होती है। तो ये बड़ा ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और वो क्या है कि डिक्लेरेशन मीन्स creating a variable in a program। बहुत क्लियर चीज़ है कि असल में डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को क्रिएट करना। कहाँ क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, हमने कोई ना कोई प्रोग्राम लिखना है, तो उस प्रोग्राम में डेटा स्टोर होना है और उस डेटा की स्टोरेज के लिए वी ऑलवेज नीड अ वेरिएबल। और वेरिएबल के बनाने को, वेरिएबल के क्रिएट करने को हम क्या नाम देते हैं, डिक्लेरेशन। ये याद रहे, ये टेक्निकल नाम है। देखें, अब हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि वेरिएबल क्रिएट करें। हम टेक्निकल अल्फाज भी हमें पता होने चाहिए एज ए प्रोग्रामर। हम कहेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करें। डिक्लेयर मीन्स ऐलान करना एक चीज़ का कि मैं ये एक वेरिएबल बना रहा हूँ, हम ये प्रोग्राम के अंदर ऐलान कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए ये जो डिक्लेरेशन है, दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ वेरिएबल। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज each variable used in a program must be declared। each variable used in a program must be declared। हम जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहेंगे तो हमारे लिए मस्ट है कि हम उसे डिक्लेयर करें। कोई भी वेरिएबल जब हम प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहेंगे तो हमारे लिए मस्ट होगा कि हम वेरिएबल क्रिएट करें। बगैर वेरिएबल क्रिएट किए या बगैर वेरिएबल डिक्लेयर किए हम कभी कोई वेरिएबल या कभी डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ये बात ज़हन में रहे, ये भूलनी नहीं है, ये क्लियर हो। हम जब भी डेटा स्टोर करना चाहेंगे वी ऑलवेज नीड टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल। अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है आपका डेटा स्टोर नहीं होगा, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आ गया। तो उसका एक जनरल सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि सिंटैक्स क्या होता है, एक तरीका होता है कि कोई भी लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जाती। तो C++ के अंदर इसका कोई एक जनरल सिंटैक्स होता है, वो हम जिक्र कर लेते हैं कि वो क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो ये एक चीज़ है, ये क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप। अच्छा, ये मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, डेटा फिर अंडरस्कोर लिखा है और फिर टाइप लिखा है। ये मैंने अंडरस्कोर इसलिए लिखा कि ये असल में दो अल्फाज थे, लेकिन ये दो अल्फाज असल में एक चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि दैट इज़ डेटा टाइप। यहाँ हमने जिक्र किया था ना कि टाइप क्या होती है। टाइप का मतलब था कि हम किस तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए आप सबसे पहले ये बताएंगे कि जो मैं वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ या वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, ये हम आगे थोड़ी सी एग्जांपल्स भी करते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है, पहले डेटा टाइप लिखी, फिर हमने वेरिएबल का
नेम लिखना होता है, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है जी। तो इसमें सिंपल दो चीज़ें, पहली चीज़ क्या है, हमने सबसे पहले डेटा टाइप बतानी है, ये हमेशा याद रहे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमने इसके अंदर ये बताना है, वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए हमने बताना है कि वेरिएबल का नाम क्या है, जो हम मेमोरी लेने जा रहे हैं, जब मेमोरी एक्वायर करने जा रहे हैं, उस मेमोरी का नाम क्या रखना है। ठीक हो गया जी। तो जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो हम हमेशा ये सिंटैक्स फॉलो करेंगे। अभी मैं वही जो वेरिएबल हमने यहाँ इस पेज के ऊपर बनाए थे, कि हमने कहा था अच्छा मैं ये 4 वेरिएबल्स चाहता हूँ बनाना, जिसको हम अपने ज़हन में ऐसे बनाएंगे, वो प्रोग्राम के अंदर कैसे बनाएंगे, तो हमें प्रोग्राम के अंदर उनको डिक्लेयर करना होगा। वो डिक्लेयर कैसे करते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल जहाँ लिखता हूँ, तो वो एग्जांपल क्या है कि लेट्स से फर्स्ट मेरा जो वेरिएबल था वो नंबर था। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल की एक डेटा टाइप लिखूंगा, उसे इंट लिखते हैं, इंट, और मैं कह रहा हूँ नंबर। फिर जो नेक्स्ट मेरा वेरिएबल है मैं इसे कहता हूँ इंट, और ये एज है लेट्स से। और इसी तरह ये देखें लास्ट में मैं सेमीकोलन भी लगा रहा हूँ। मैंने जहाँ 3 चीज़ें लिखी हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन। इसी तरह ये मैंने जो इंट लिखा है, दिस इज अ डेटा टाइप, नंबर इज द नेम ऑफ वेरिएबल एंड पे सेमीकोलन। अब मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी भी टाइप इंट है, एज, और फिर नाम उसका एज है और सेमीकोलन। अब एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, ये मैंने लिखा है फ्लोट, ये जीपीए। अच्छा, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये इंट, फ्लोट और बाकी चीज़ें ये क्या होती हैं। स्ट्रिंग नेम, ये चीज़। ठीक है जी। तो ये 4 जो वेरिएबल्स थे, जो बॉक्सेस मैंने लास्ट टाइम बनाए थे, तो मैंने इनको प्रॉपर C++ के सिंटैक्स के अंदर इनको डिक्लेयर कर लिया। ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये 4 वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर किया है। ठीक है जी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 3 चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल नई आ गई हैं। पहली चीज़ क्या है, पहली हमने चीज़ देखी वो इंट है, कि इंट क्या होता है। अच्छा, याद रखें हमारे पास जो डेटा की कुछ टाइप्स होती हैं, इनको हम मज़ीद डेप्थ में आगे कुछ लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ। हमारे पास हम जिस तरह टाइप्स के डेटा के साथ डील करते हैं, उनमें से कुछ इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स होते हैं जिनमें 2, 3, 7, 12, ऐसे इंटीजर्स जिसमें पॉइंट्स नहीं होते, ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट्स नहीं होते, उनको आप इंटीजर कहते हैं। ठीक है जी, जिनमें पॉइंट्स ना हो उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बड़ा फेमस सिंबल है पाई, उसको कांस्टेंट भी कहते हैं। पाई की एक वैल्यू होती है, वो 3 पॉइंट समथिंग होती है, 3.1417। तो ये जो वैल्यू है ये पॉइंट्स में है। तो ये जो पॉइंट वाला नंबर होता है उसे हम फ्लोटिंग कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो इंटीजर्स वो नंबर हैं जो पॉइंट्स में नहीं होते, फ्लोटिंग पॉइंट्स वो नंबर हैं जो पॉइंट्स में होते हैं। तो C++ के अंदर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डेटा टाइप यूज करते हैं, उसे इंट कहते हैं, INT। इंटीजर्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? इंट। ये C++ का सिंटैक्स है। हमने जब भी इंटीजर कहना होगा तो हम पूरा इंटीजर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखेंगे। ठीक। जब हमने फ्लोट्स नंबर या पॉइंट्स वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा
तो हम उन्हें जस्ट फ्लोट कहेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह समटाइम हम अपना हमारे पास एक डेटा आता है, उसकी टाइप है करेक्टर्स। जिस तरह हमारा नाम होता है, जो हमारा नेम है, वो नेम इज एक्चुअली काइंड ऑफ करेक्टर्स। तो हमारे पास फिर करेक्टर्स होते हैं। तो हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की हुई है कि जो करेक्टर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हमारे पास अगर एक से ज़्यादा करेक्टर्स हों, लेट से एक नाम है, असद एक नाम है, तो इसमें एक से ज़्यादा करेक्टर्स हैं, तो इन एक से ज़्यादा करेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो अब नेम एक मैंने वेरिएबल बनाया, मैं चाहता हूं उसमें मेरा नाम स्टोर हो, तो उसकी मुझे टाइप क्या रखनी चाहिए? स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? C++ में इंट लिखेंगे। जब हमने फ्लोट्स का जिक्र करना होगा तो हम फ्लोट लिखेंगे। और जब हमने स्ट्रिंग का जिक्र करना होगा तो हम स्ट्रिंग की डेटा टाइप लिखेंगे। इन डेटा टाइप्स को मजीद डेप्थ में हम इंशाल्लाह एक लेक्चर के अंदर थॉरली कवर करेंगे। फिलहाल आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। चल, अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये याद रखें, ये जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसकी 3 प्रॉपर्टीज को मेंशन कर चुके होते हैं। ठीक है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये हमने शुरू में डिस्कस की थी। हर वेरिएबल का अपना एक नाम होता है, उसकी अपनी एक टाइप होती है, और उसका अपना साइज होता है, और उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ये याद रहे, ये चारों प्रॉपर्टीज में से 3 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी वेरिएबल को असाइन हो जाती हैं जैसे ही हम उसे डिक्लेयर करते हैं। वो कौन सी हैं? जी मैं यहां लिख देता हूं। तो यहां मैं इनको लिख देता हूं। वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी भी वेरिएबल को असाइन हो जाती हैं जैसे हम उसे डिक्लेयर करते हैं? पहली, हम उसे नेम दे देते हैं। ये जो पहली प्रॉपर्टी थी नेम वाली, ये उसके पास आ जाती है। तो आप देखें, यहाँ हमने एक वेरिएबल को नाम दिया हुआ है, तो ये जैसे ही हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, नाम असाइन हो गया, उसको एक नाम मिल गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज जो उसके पास आ जाती है, या नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो उसके पास आ जाती है, वो उसकी टाइप होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ देखें, यहाँ जो नंबर है या एज है, इन दोनों डिफरेंट, ये नेम्स तो डिफरेंट है, लेकिन इनको हमने एक डेटा टाइप असाइन कर दी और बता दी, तो वो टाइप भी पता चल गई। तो इसका मतलब है इसी एक स्टेटमेंट के अंदर ये पता चल गया कि इसकी टाइप क्या है। इसी तरह तो तीसरी चीज आ जाती है, वो इसका साइज होता है। तो इसी स्टेटमेंट के अंदर हमने इसे इसका साइज भी बता दिया। अच्छा, आप कहेंगे हमने तो यहाँ साइज मेंशन नहीं किया और हमें नज़र भी नहीं आ रहा, हमें नाम भी नज़र आ रहा है, हमें इसकी टाइप भी नज़र आ रही है, लेकिन हमें साइज नज़र नहीं आ रहा। आप बिल्कुल सही हैं, इस तरह साइज नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने बिहाइंड द सीन इनको साइज मेंशन, इनका सब जो साइज है वो मेंशन कर दिया। वो क्या साइज है वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह एक प्रॉपर लेक्चर होगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे। जो इंटीजर है या इंट है, जब हम किसी वेरिएबल की टाइप इंट चूज करते हैं तो उसका क्या साइज होता है, जब हम किसी वेरिएबल की टाइप फ्लोट चूज करते हैं तो तब उसका क्या साइज होता है, और जब हम उसकी टाइप स्ट्रिंग चूज करते हैं तो तब क्या साइज होता है। तो ये साइजेस इन टाइप्स के अंदर छुपे हुए हैं। तो ये तीनों चीज़ें कब पता चल जाती हैं? जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, ये 3 चीज़ें उसको पता चल जाती हैं। चौथी चीज़ रह जाती है, वो हम फिर नेक्स्ट पॉइंट में उसको देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज असाइनमेंट। तो असाइनमेंट क्या होता है? तो
actually a value can be stored in a variable using assignment operator, and that is equal। ठीक है जी। तो इसमें पॉइंट क्या है कि जिस तरह इससे पहले हमने डिक्लेयर किया था वेरिएबल, और हमने कहा कि 3 प्रॉपर्टीज़ उसको असाइन हो जाती हैं आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो जो चौथी प्रॉपर्टी थी कि उसमें वैल्यू का आना, वो वैल्यू कैसे आती है, वो इस असाइनमेंट से आती है। और ये असाइनमेंट क्या होता है, असल में हम क्या करते हैं, हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं। हम किसी डेटा को, किसी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं वेरिएबल के अंदर। तो जब हम वेरिएबल में डाटा स्टोर करा दें तो उसमें वो चौथी प्रॉपर्टी भी वो एक्वायर कर लेता है। जो वेरिएबल है वो चौथी प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर लेता है जब हम उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू डाटा स्टोर कराते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, दिस इज इक्वल, कि ये जो इक्वल है। अच्छा, ये याद रहे, हम मैथमेटिक्स के अंदर भी इक्वल यूज़ करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इस इक्वल का मीनिंग कुछ और होता है। तो मैथ्स क्या कहती है, मैथ्स कहती है कि इस इक्वल का मतलब क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वलिटी। ये कहता है कि इक्वलिटी है, कि मैथ्स ये कहता है कि इस इक्वल के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो आइटम्स हैं उनका आपस में इक्वल होना मस्ट है, या वो इसमें इक्वलिटी चेक करता है कि ये इसकी इक्वल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। एज ए प्रोग्रामर इस इक्वल का मतलब इक्वलिटी चेक करना नहीं है, डाटा को स्टोर कराना है। ठीक है जी, डाटा को स्टोर कराना। फॉर एग्जांपल कैसे स्टोर कराते हैं, हमने इससे पहले 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। अब मैं उन चारों वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू असाइन कराता हूं, कुछ डाटा स्टोर कराता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नंबर, हमारा एक वेरिएबल था नंबर, उसमें हमने कहा लेट्स से 81 सेव कर दें। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल के लेफ्ट साइड पर वेरिएबल का नाम लिखा। ठीक है जी, वेरिएबल का नाम आया, फिर इक्वल का सिंबल आया, और राइट साइड पर वो वाली वैल्यू मैंने लिख दी जो मैं इस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूँ। तो ये अगर मैं इस तरह छोटा सा एक एरो बना दूँ तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स मीन कि जो वैल्यू इक्वल के राइट साइड पर होगी वो हम इस वेरिएबल में जो कि इक्वल के लेफ्ट साइड पर है उसमें सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। या इसको हम नॉर्मल प्रोग्रामर की या प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं कि 81 हमने असाइन कर दिया है इस नंबर वेरिएबल को। ठीक है जी, इसी तरह अब मैं एज लिखता हूँ, लेट्स से एज कुड बी 33। तो मैंने कहा जी ये कोई एज है 33, ये मैं किसी एज के वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ। देखिए मैं वर्ड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ असाइन कर रहा हूँ। तो हम जब प्रोग्रामर की एज ए प्रोग्रामर बात करेंगे तो हम सेव या स्टोर का वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम असाइन का वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हमने टर्मिनोलॉजीज़ भी वो सीखनी है जो कि प्रोग्रामर आपस में बोलते हैं। इसी तरह एक ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए का एक वेरिएबल था, इसमें लेट से हम 3.67 स्टोर करते हैं। तो अब ये देखें, ये जो जीपीए था, तो जीपीए में क्या कहता है कि जो जीपीए था इसकी टाइप क्या थी, इसकी टाइप थी फ्लोट। तो हमने क्या कहा कि फ्लोट कौन सा होता है, जो पॉइंट्स वाला होता है। तो मैं इस के अंदर वो वाला डेटा स्टोर करूँगा जो कि पॉइंट्स वाला होगा। ठीक है जी, तो ये 3.67 आ गया।
इसी तरह जो मेरा आखिरी वेरिएबल था वो नेम का था, तो नेम के अंदर मैं कोई स्ट्रिंग यूज़ स्टोर कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जहाँ इसकी टाइप क्या रखी हुई है, स्ट्रिंग। तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक, तो अब जहाँ मैं इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करूँगा, और वो स्ट्रिंग कैसे होगी, स्टोर होगी, ये अब आपने गौर से देखना है। अच्छा, लेट्स से मैं नाम लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये एक नाम है, मैं इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ये गौर करें, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता, ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक मिस्टेक होगी। ये कंपाइलर या जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हमें एरर दे देगा, वो सॉफ्टवेयर हमें एरर दे देगा, वो कंपाइलर हमें एरर दे देगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके इर्द गिर्द डबल कोट्स लगाएंगे, स्टार्टिंग में डबल कोट्स लगाएं और फिर एंडिंग पर डबल कोट्स लगाएं। ये जो डबल कोट्स हैं, हमने ये पिछले लेक्चर में भी, लेक्चर नंबर 5 में भी डिस्कस किया था कि ये जो डबल कोट्स होती हैं ये किसी भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं। तो ये असद एक स्ट्रिंग है जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखी है, और हम कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये असाइन कर दो इस नेम के वेरिएबल में। और ये असाइन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वल का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके पास 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। तो एक छोटी सी रिकैप क्या हो सकती है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी वेरिएबल के पास 4 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहली कौन सी थी, उसका नेम। दूसरी क्या थी, उसकी टाइप। तीसरी क्या थी, उसका साइज। और चौथी क्या थी, उसकी वैल्यू। तो हमने देखा जो वैल्यू है वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम असाइन करा सकते हैं, और बाकी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये हम डिक्लेरेशन से लेकर आते हैं, डिक्लेरेशन। ठीक है जी, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये जो वैल्यू वाली है, ये असाइनमेंट से आती है। ये याद रखें, जो पहली 3 प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्लेरेशन करने से एक वेरिएबल को मिल जाती हैं, जो चौथी है वो हमेशा असाइनमेंट से आती। ठीक हो गया। तो अब एक और छोटी सी बस छोटा सा पॉइंट रह गया है, बस हम वो डिस्कस करते हैं, और वो क्या है, इनिशियलाइजेशन। तो ये देखें, हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है और इनिशियलाइज कैसे करना है। ये जो इनिशियलाइजेशन है, दिस इज रिलेटेड टू असाइनमेंट, ये उससे मिलता जुलता है या उसके एक ज़िमनी टॉपिक है। तो इनिशियलाइजेशन ये क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। assigning first value to a variable is known as initialization. अच्छा, ये देखें, क्या करना, असाइन करना। असाइन मीन्स स्टोर करना फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू। अगर हम किसी भी वेरिएबल में पहली दफ़ा कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, यानी कि प्रोग्राम हम लिख रहे हैं और हम उसमें कोई ना कोई पहली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो उस पहली वैल्यू के स्टोर कराने को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपस में बड़े इंटरलिंक हैं कि डिक्लेयर किया आपने और फिर आप उसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहेंगे, और वो स्टोर कैसे करा सकते हैं, यूजिंग असाइनमेंट। और पहली वैल्यू स्टोर कराने को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन करना। ठीक है जी, तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन। तो ये जो हमने यहाँ किया था, वेरिएबल डिक्लेयर किए थे सबसे पहले,
और फिर हमने उनमें पहली दफ़ा ये वैल्यूज़ स्टोर कराई थी। तो असल में ये वैल्यू स्टोर कराने में हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया, हमने ये इनिशलाइजेशन परफॉर्म की। ठीक हो गया। अब इन सारी चीज़ों को मैं ज़रा कंबाइन करता हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें थी इनको एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर मैं सम अप करता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसको हम लिखते कैसे हैं। तो हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, हम लिखते हैं जी इंट मेन, और हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेन, और ये जो ब्रैकेट्स हैं इनका क्या मतलब है। और इससे पहले भी हमने कुछ लिखा था मेन से पहले, वो फ़िलहाल हमें इस प्रोग्राम में ज़रूरत नहीं है इसलिए वो मैंने नहीं लिखा। वो क्यों लिखा था वो भी हमने लेक्चर 5 में डिस्कस किया था, और लेक्चर नंबर 6 के अंदर भी हमने उसको टच किया था, देखा था। तो आप लाजमी इसको देखिए कि उसका क्या पर्पज़ था। उसके बाद हमने लेक्चर 5 में ये भी बताया था कि ये मेन एक फंक्शन है और हर फंक्शन की कोई ना कोई बॉडी होती है, और बॉडी स्टार्ट करने के लिए एक सिंबल होता है जिसे हम करली ब्रैकेट, ओपनिंग करली ब्रैकेट कहते हैं। तो अच्छा, अब मैं यहाँ वो वाला काम जो मैंने पीछे स्टेप में किए थे मैं उनको सम अप कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ छोटा सा कमेंट ऐड कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि डिक्लेयर वेरिएबल। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने फ्लो चार्ट्स डिस्कस किए थे और प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया था, तो उस टाइम हमने कहा था कि जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते थे तो हम सबसे पहले एक बॉक्स, प्रोसेसिंग का बॉक्स लगाते थे, और उसमें हम क्या करते थे, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे। तो ये प्रोग्रामिंग के अंदर वही स्टेप है जो हम उस फ्लो चार्ट में किया करते थे। तो वो कैसे करते हैं ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब मैं वो चारों वेरिएबल्स जो कि मैंने पहले सेपरेटली लिखे थे उनको मैं अब प्रोग्राम के अंदर सम अप कर रहा हूँ। तो इंट नंबर, ठीक है जी, ये ऐसे मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिखा इंट एज, ठीक है, ऐसे। फिर मैंने लिखा फ्लोट और लिखा जीपीए, ऐसे, ठीक है जी। और लास्ट में जो मेरा वेरिएबल था दैट वाज अ स्ट्रिंग, और मैंने लिख दिया नेम। तो ये मैंने क्या किया, मैंने वही जो स्टेप पिछले पेज ड्यूरेशन में किया, 3-4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, उनको मैंने मेन फंक्शन के अंदर अब प्रॉपरली लिखा कि हम असल में लिखते कैसे हैं C++ के अंदर वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन को। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा, मैं इस जो यहाँ प्रोग्राम को कंटिन्यू आगे करूँगा कि इसके बाद जो पोर्शन आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा कमेंट ऐड कर रहा हूँ। ये जो स्लैशेस हैं इनका भी हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 के अंदर, ये डबल स्लैश क्यों लिखते हैं। तो आप वो लेक्चर लाजमी देखें कि ये क्यों लिखते हैं, और लेक्चर नंबर 6 में भी और 7 में भी मैंने इसको प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो लेक्चर लाजमी देखें। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ इनिशलाइज वेरिएबल। अच्छा, याद रहे इनिशलाइज का क्या मतलब है, पहली वैल्यू स्टोर कराना। और हमने बिल्कुल स्टार्ट में ये कहा था कि जब भी हम वैल्यू स्टोर कराना चाहेंगे तो हमारे पास वेरिएबल्स का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। और एग्जिस्ट कैसे करेंगे, डिक्लेयर करने से। तो हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए, हमारे पास एग्जिस्ट हो गए, हमने बना लिए, हमने क्रिएट कर लिया। अब हम उनको यूज़ करके इसमें डेटा स्टोर कराएंगे, फर्स्ट वैल्यू असाइन कराएंगे। तो मैं कहूँगा कि लेट्स से वही नंबर के अंदर हम 81 स्टोर कराते हैं, उधर ही सॉरी एज के अंदर हम 33 स्टोर कराते हैं, जीपीए के अंदर वही नंबर जो हमने लास्ट टाइम सेव कराया था वही स्टोर कराते हैं। लेट्स से थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, और नेम के अंदर लेट्स से मैंने डबल कोट्स के बाद असद लिख दिया और स्टोर करा दिया। तो अब ये क्या हुआ, ये यहाँ डिक्लेयर हुए और यहाँ इनिशियलाइज हो गए। तो अब एक चीज़ जहन में रहे
कि हम सेपरेटली डिक्लेयर कर सकते हैं, हम सेपरेटली इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं कि हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज सेम लाइन में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं छोटा सा कमेंट ऐड कर रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। ठीक है जी, पहले हमने ये दोनों काम अलग-अलग किए थे, अब मैं ये इकट्ठे भी कर सकता हूँ और आपको पता होना चाहिए कि इकट्ठे कैसे कर सकते हैं। तो वो एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, और वेरिएबल एक्स, ये मैं अपनी मर्जी का कोई भी एक जेनेरिक सा नेम रख रहा हूँ। वैसे तो हमें नाम मीनिंगफुल रखने चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही एक जेनेरिक सा नेम रख रहा हूँ एक्स, और इसके बाद सेमी कॉलन की बजाय मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ और इसमें मैं 10 स्टोर कर देता हूँ और फिर सेमी कॉलन लगा देता हूँ। तो अब इसी एक लाइन के अंदर मैंने ये जो इतना काम किया है, ये वाला, ये क्या है, दिस इज डिक्लेरेशन, दिस इज डिक्लेरेशन, और ये जो इतना काम किया है दिस इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो सेम रो के अंदर, सेम लाइन के अंदर मैंने दोनों काम इकट्ठे कर दिए। एक और छोटी सी एग्जांपल लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ फ्लोट पाई, तो पाई वही वाला जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, मैंने उसका नाम पाई रख दिया और मैंने कहा ये 3.1415। तो सेम लाइन में मैंने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी किया और क्या किया, इनिशियलाइज भी किया। अच्छा, इसमें आपने जो ओरिएंटेशन है ना, या प्लेसमेंट है वेरिएबल के नाम की और वैल्यू की, वो बड़ी ध्यान से रखनी है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखें तो जिस वेरिएबल में मैं डेटा स्टोर कराने जा रहा हूं वो मैंने लेफ्ट पर लिखा है और जो वैल्यू स्टोर होनी है वो राइट पर है। अच्छा, ये ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल एज्यूम करता हूं, या ये x जिस तरह वेरिएबल है, तो ये x इज इक्वल टू 10 तो लिख सकते हैं, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये नहीं लिख सकते कि 10 इज इक्वल टू x, ये नहीं लिख सकते। जिसमें डेटा स्टोर कराना है ना, वो हमेशा लेफ्ट पर होना चाहिए, वो हमेशा लेफ्ट पर होना चाहिए। अच्छा, और ये भी नहीं कर सकते कि 10 में 10 स्टोर करा दें, तो ये भी गलत है। तो किसी कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, किसी कांस्टेंट वैल्यू में कोई कांस्टेंट वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, और इसी तरह कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट में स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या हो सकता है फिर, एक कांस्टेंट किसी वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। ठीक हो गया जी, क्लियर होगी बात।